नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। भारत एक विशाल देश है, इस कारण इसमें अनेक भौतिक विविधताएं पाई जाती है। जैसे कहीं पे ऊंचे पर्वत है, कहीं पे रेतीला मरुस्थल है, तो कहीं पे जो नदियों के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी के द्वारा मैदानी प्रदेश हैं, कहीं तटीय मैदान है। इस प्रकार इसमें भौतिक विविधताएं पाई जाती है। भारत को मुख्य रूप से 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, जिसको हम हिमालय पर्वत के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है गंगा का मैदानी प्रदेश। तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है तटीय मैदान। पांचवा है थार का मरुस्थल और छठा है द्वीप समूह। मानचित्र की दृष्टि से अगर हम समझे तो ऊपर वाला उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड में पूर्व और इस साइड में पश्चिम होता है। तो उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर ऊपर उत्तर की तरफ से लेकर जो पूर्व की तरफ ऊपर का जो भाग है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, असम है, बंगाल है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, ये पूरा ऊपर का क्षेत्र है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला या उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब हिमालय पर्वत से अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी माना जाता है। तो इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी के द्वारा जो मैदानी प्रदेश बनाया गया है, उसको गंगा के मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, यानी प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन ओर जल से घिरा हुआ हो। तो जो तीन ओर से जल से, ये एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है, नीचे की तरफ हिंद महासागर है। तो इस प्रकार ये तीन ओर से जल से घिरा होने के कारण इसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। पठारी भूमि है और दक्षिण में स्थित होने के कारण इसको दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। चौथा है तटीय प्रदेश या तटीय मैदान, यानी तट का मतलब होता है किनारा। समुद्र के किनारे जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के जो किनारे पर स्थित जो प्रदेश है, उसको तटीय प्रदेश या तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। पांचवा है थार का मरुस्थल, यानी उत्तर और पश्चिम की तरफ जो भाग है, जो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की पश्चिम का भाग है, उसको हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। छठा है द्वीप समूह है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीपों का समूह है, उसको द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। अरब सागर में स्थित जो 36 द्वीपों का जो समूह है, उसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीपों का समूह है, उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के बारे में समझेंगे। जो उत्तर और उत्तर पूर्वी जो पर्वतीय प्रदेश है, जिसको हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, भारत के उत्तरी भाग में लगभग 2500 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर लंबी स्थित जो पर्वत श्रृंखला है, उसको हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यह विश्व की सबसे नवीन और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यानी इसकी विशेषता क्या है, एक तो 2500 किलोमीटर लंबी है, दूसरी है विश्व की सबसे नवीन मतलब सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पर विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पर्वत शिखर है, माउंट एवरेस्ट, जिसका नाम है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8848 मीटर है, वो यहीं पे स्थित है। हिमालय पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा हुआ है। पहला है शिवालिक, यानी दक्षिण की तरफ वाला भाग है शिवालिक। बीच वाला मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है हिमाद्री, वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मानचित्र से अगर हम समझे तो इस प्रकार है, समझ सकते हैं कि जो नीचे जो दक्षिण की तरफ का जो भाग है, उसको हम शिवालिक नाम से जानते हैं। बीच वाला है जो मध्य के अंदर स्थित है, उसको मध्य हिमालय या फिर हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। और जो उत्तर की तरफ है, उसको वृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इसको 3 समानांतर श्रेणी यानी बराबर बराबर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हाँ, अब हिमालय व पूर्वोत्तर जो पर्वत श्रृंखला है, इससे भारत को होने वाले लाभ, यानी भारत की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और भारत को इससे क्या लाभ है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला से भारत को अनेक लाभ हैं। पहला, हिमालय और पूर्वोत्तर
पर्वत श्रृंखलाओं की बनावट इस प्रकार है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाले आर्द्र पवनों को रोककर उन्हें उत्तर पश्चिम की ओर मोड़ देती है, जिस कारण भारत में मानसूनी वर्षा होती है। मतलब मानसूनी वर्षा कराने में ये सहायक होते हैं। मानचित्र से अगर हम समझें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये जैसे भारत का मानचित्र है, इसमें बंगाल की खाड़ी से और हिंद महासागर से जो भी मानसूनी पवनें आती है, इन मानसूनी पवनों को आगे न जाने देकर ये वापस मोड़कर इनको वापस उनकी विपरीत दिशा में मोड़ देता है, जिसके कारण जो दक्षिण भाग है वहाँ पर वर्षा होती है। दूसरा है, इन्हीं पर्वतीय प्रदेश में उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की सभी सदावाहिनी नदियों के उद्गम स्थल है। यानी इन्हीं प्रदेशों से अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है कि इनसे यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये बहुत सारी जो नदियां हैं इनका उद्गम स्थल भी माना जाता है, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है और बर्फ पिघलती है तो उससे बहुत अधिक पानी निकलता है, जिसके कारण अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। तीसरा है, जल संसाधन की उपलब्धता से इन पर्वतीय प्रदेशों में कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी चालू की गई है, जिनसे बिजली, सिंचाई और सघन जनसंख्या वाले शहरों में पेयजल की आपूर्ति होती है या जल का प्रबंध होता है। यानी सरकार के द्वारा इन नदियों के ऊपर बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं, यानी कि जिनके बहुत सारे उद्देश्य और वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं चालू की गई है, जिनसे जल विद्युत बनाई जाती है और सिंचाई के उपयोग में भी आती है, और जो घनी जनसंख्या वाले जो शहर हैं बड़े बड़े, उनमें पेयजल की आपूर्ति भी होती है। चौथा लाभ है, वन संपदा के धनी प्रदेश अपने अंदर अभूतपूर्व जैव विविधता संजोए हुए हैं। यानी वन भी पानी और जहाँ रेतीली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी होती है, वहाँ पे जंगल भी काफ़ी होते हैं, तो जंगल अधिक होने के कारण, पर्याप्त वन संपदा होने के कारण जैविक विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है। इनमें जीव जंतु भी अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। पांचवा है, इस प्रदेश में कई पर्यटन केंद्र भी स्थित है। पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है कि अनेक पर्यटन आते हैं, वो इस इलाके में जो डल झील है, श्रीनगर है, वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से ये प्रमुख केंद्र माना जाता है। छठा है, इनकी ढलानों पर चाय व फलों के विस्तृत बागान स्थित है। जो पर्वत हैं उनकी जो ढलानी जो प्रदेश होते हैं इस प्रकार से, तो इन ढलानों पर क्या है, चाय और जो फलों के है वो बागान स्थित है। और जो नीचे जो घाटियाँ हैं, जो घाटीय प्रदेश है, उनमें सब्जी व फूलों के जो बागान हैं वो स्थित हैं। सातवां है, यहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है। अब पहाड़ होते हैं तो पहाड़ों पर ही अनेक प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ होती है जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती है, तो वो जड़ी बूटियाँ भी यहीं पे पाई जाती है, जिनकी मांग समस्त विश्व में रहती है। और लास्ट है, उत्तर से जो आने वाली जो बर्फीली हवाएं हैं, उन बर्फीली हवाओं को भी रोकता है और हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार इसके अनेक लाभ हैं और हमारे जलवायु को भी कई प्रकार से ये प्रभावित करता है। लेकिन प्राकृतिक और मानवीय संपदाओं से संपन्न ये प्रदेश आज हमारे अनियोजित और विचारहीन क्रियाकलापों के कारण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और पर्यावरणीय अवनयन से ग्रसित हो गए हैं। यानी प्रकृति का संतुलन है वो डगमगाने लग गया है। वनों की अंधाधुंध कटाई, यानी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वनों की जो है अंधाधुंध कटाई करता है, और अन्य संसाधनों के अतिदोहन, यानी जल का है, बाकी जो अन्य संसाधन है, पहाड़ों से पत्थर वगैरह है, उनका अतिदोहन करने के कारण यहाँ पर भूस्खलन, मृदा अपरदन जो है, मिट्टी का कटाव, तीव्र अपरदन जैसी समस्याएं हैं वो यहाँ पर उत्पन्न हो गई है, और यहाँ के नागरिकों को पर भी यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार से उत्तर और उत्तरी पूर्वी जो पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी